फाइनली हम लोग आ गए हैं बोर एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट, यानी कि डाल्टन, थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड की थ्योरीज हमने पढ़ी एटॉमिक की। तो फाइनली जहाँ पर लिमिटेशन बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो गई, यानी कि हर एक के मॉडल में अगर सीरियल वाइज जाएंगे, पहले बताया कि डाल्टन ने क्या कि कुछ एटम या कुछ एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुछ होता है, दैट इज एटम। ये किसने बताया था? ठीक है। उसके बाद हमने थॉमसन थ्योरी पढ़ी, जो कि पुडिंग और वाटरमेलन की जैसी डिज़ाइन बताई थी। उसके बाद रदरफोर्ड ने काफ़ी करीब गया, काफ़ी ज़्यादा करीब, रदरफोर्ड काफ़ी ज़्यादा करीब गया और उसने बताया एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन इसकी एक ये थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा, और अब एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसका मतलब हायर ऑर्बिट से एटम लोअर ऑर्बिट में आ जाना चाहिए, धीरे 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 आके न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए, जो कि इसकी ये थ्योरी फेल हो गई। इसी थ्योरी के अगेंस्ट बोहर ने बताया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट एंड एटम consist of a small and massive central core called nucleus around which planetary electron revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic force. कि जो बैलेंस किए हुए वो आकर वो स्पिन इस तरह नहीं हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, एनर्जी लूज नहीं कर रहा है जब तक के कुछ हम लोग एनर्जी नहीं ले रहे। वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसे बैलेंस कौन कर रहा है? वो चक्कर जो लगा रहा है, चक्कर लगा कैसे रहा है? या वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स करवा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलेटरी फोर्स। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है। सेकेंड, इसने एक पोस्टुलेट मतलब अजम्पशन या लॉज, ठीक है ना, तो क्वांटम नॉट अजम्पशन, लॉज बताया। ठीक है, अजम्पशन तो वो हो जाएगा आप अज्यूम करो, तो लॉज है। क्वांटम कंडीशन क्या बताई? ऑफ ऑल क्वांटम कंडीशन ऑफ ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi। यानी ये उस वो जो ऑर्बिट होगी ना, ऑर्बिट तो कितनी भी हो सकती है ना, है ना, तो जो ऑर्बिट होगी ना, ऑर्बिट का जो नंबर होगा वो नंबर मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि डेसिमल में नहीं, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए। दैट इज h अपॉन 2 पाई। ठीक है, h इज व्हाट? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है ना। सो देयरफॉर फॉर एनी परमिटेड ऑर्बिट, ये वहीं पर घूमेगा जब ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। किसके कंपेयर में? एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है ना, यानी कि mvr बराबर होना चाहिए nh बाई 2 पाई, वेयर n इज व्हाट? 1 2 3 एनी ऑर्बिट विच इज इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? NH बाई, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू, ऐसे सोचो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। ठीक है ना, पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, यानी n क्या रखोगे आप? 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल रखोगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी। किसके बराबर हो जाएगी? वो किसके बराबर हो जाएगी? MVR के। ठीक है,
हटा देंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट और क्या बताया, स्टेशनरी ऑर्बिट, तीसरा पॉइंट। एक तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, फिर क्वांटम थ्योरी बताई, फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। वाइल रिवॉल्विंग इन परमिसिबल ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, जो कि रदरफोर्ड ने बताया था कि एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। लेकिन बोर ने क्या बताया कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है मतलब एक ही ऑर्बिट में अगर वो सर्कुलेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एनर्जी वो रेडिएट, अगर वो रेडिएट कर रहा है तो जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। या अगर एक्साइट हो रहा है, हमने एनर्जी दी, हमने मेटल को हीट कर दिया, हमने मेटल को क्या कर दिया, हीट कर दिया, हमने एनर्जी दे दी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अदरवाइज ऑर्बिट क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। तो वही बताया कि वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट, परमिसिबल ऑर्बिट मतलब ये NH/2π, ये परमिसिबल ऑर्बिट है। एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, द नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है और एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट है। वो ऑर्बिट क्या है, स्टेशनरी। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है इसकी, एन एटम कैन एमिट एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ discrete energy photons only when an electron jump from higher to a lower orbit or from lower to higher orbit respectively, ठीक है। so an atom can emit or absorb, emit और absorb, यानी कि अगर एटम एनर्जी एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, एमिट करेगा तो एमिट करने में क्या होगा बोलो, हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप मारेगा। अगर एनर्जी लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है एटम, और अगर गेन कर रहा है यानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, लोअर से यानी एक्साइट होगा और लोअर से हायर ऑर्बिट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। सो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन, तो वो जो रेडिएशन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, फोटॉन से। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए हायर टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम ए लोअर टू हायर ऑर्बिट, और दैट इज वो जो इक्वेशन है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होगा, H न्यू के बराबर रहेगा। क्या होगा, H न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी। सही है, ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन समझ में आया। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालना है तो एच को नीचे डिवाइड करा दो, यानी चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन सा एटम लेंगे, हाइड्रोजन एटम लेंगे, फिर वहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, इस और अगर रेडियस पता करना है हमें हाइड्रोजन एटम का, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वेयर जेड इज योर 1, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, मास हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट, स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू 1/137 इंटू सी बाई एन।
n में आप जब ऑर्बिट डालोगे, आप इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, तो n में कितना डाल दोगे, 1 डाल दोगे, सही है। बाकी जो वैल्यूज आई है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई है वैल्यूज, ये 1/137 जो आया है वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। नेक्स्ट, तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला क्या है, -2π² mk² z² e⁴ n² h²। बस आपको ऑर्बिट डालना है और वैल्यूज को निकाल लेना, बाकी जितने वैल्यूज है सब कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कॉल्ड बोर रेडियस, ठीक है। इनर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि जो सबसे पहली ऑर्बिट है, अगर न्यूक्लियस से उसका हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है। कौन से एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन के, उसी को मतलब हाइड्रोजन के एटम के बारे में ही इसने बताया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर रेडियस, ठीक है। सो बाय पुटिंग z = 1 एंड n = 1, z1 दैट इज एटॉमिक नंबर एंड n1 क्योंकि इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, z1 क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड n1 इज वाई n1 बिकॉज इनर मोस्ट पहली वाली ऑर्बिट। तो यहाँ पे यानी n और z में हम जब 1 डालेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, बाकी सारी जितनी भी है, तो बाकी तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट हाइड्रोजन एटम आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, ये आ जाएगा। ये तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, ये रेडियस मिल गया, ओके। सो इसी तरह स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड के लिए वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू डालोगे और ये आ जाएगा आपका 1/137 c/n। एंड एनर्जी के लिए वैल्यू डालोगे तो एनर्जी भी आपको निकल आएगी, एनर्जी भी निकल आएगी, ठीक है। दैट इज 2π² mk² z² e⁴ n² h⁴। ई में 1.6 × 10⁻⁻19 डालोगे, एच में प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू डाल दोगे, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखो n² × h² है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हमने क्या किया, n² को साइड में ले लिया, 1/n² को साइड में निकाल लिया। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है ये सारी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। भाई आपको n में वैल्यू डालनी है, यानी ऑर्बिट का नंबर डालना है, और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है वो एनर्जी निकालते जाना है। भाई इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेना, ये तो फिक्स हो गई, ये सारे ही कांस्टेंट्स हैं, इंटू 1/n², यानी इंटू 1/n² बचा, यानी अपॉन n² बचा। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालने के बाद ऑर्बिट का नंबर डालो, एनर्जी निकालते जाओ, ऑर्बिट का नंबर डालो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते जाओ, सही है। तो यहाँ से ही हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वेव नंबर का। वेव नंबर क्या होता है कि वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज 1/λ। तो वेव नंबर इज नॉट फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट इन ब्रैकेट 1/n² 1 - 1/n² 2। तो ये जो फॉर्मूला है, जब कोई भी एटम अपने लोअर ऑर्बिट में आएगा, जंप करके कहाँ आएगा, लोअर ऑर्बिट में, तो उसका वेव नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे n1 में क्या डालोगे, वो कहाँ पर जंप कर रहा है, हाँ ऑर्बिट करता है। हाँ, जंप करके जो आया और ये कहाँ से जंप किया, ठीक है। तो देखो होता है क्या मालूम है, ये क्या है मैं बताता हूँ। पहले आपको स्पेक्ट्रा का मतलब समझना आना चाहिए। स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब हम लोग है ना
किसी एटम को एनर्जी देंगे या एनर्जी वो लूज करेगा, एमिट करेगा, किसी भी वजह से एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो ये जो कहानी है एनर्जी एमिट वाली कहानी है। ये किसकी कहानी है, एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है ना। जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं। वो क्या करेगा, जंप करके, जैसे यहाँ पे देखो 1 से यहाँ पर 1 पर आ रहा है। जो लेमैन सीरीज है, लेमैन सीरीज ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से आया, कहाँ पर आया, 1 पर आया, 1 पर आया, दिस इज योर फाइनल। और कहाँ से आ रहा है, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 4 से, या इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस सीरीज को, उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे लेमैन सीरीज। क्या बोलेंगे, लेमैन सीरीज, ठीक है ना। तो यहां से ये जो यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम लोग पहले वाले में 1/n² 1 में, कि कहां पर आ रहा है और ये कहां से आया, ठीक है ना। तो जैसे 4 से 1 में आया तो यहां n2 में 4 का स्क्वायर डाल देंगे, सही है। तो लेमैन सीरीज बेसिकली ये बता रहा है कि 1 पर जंप मार रहा है। लेमैन सीरीज बता रहा है 1 पर जंप मार रहा है। बाल्मर सीरीज बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आके जंप मार रहा है, 2 पर आके जंप मार रहा है। कहां पर जंप मार रहा है, 2 पर, यानी कि ये तुम्हारे पर ये थे। तो आया, हो सकता हो यहां से आया 2 पर, हो सकता हो यहां से आया 2 पर, हो सकता हो यहां से आया 2 के ऊपर सेकेंड ऑर्बिट में। ये बता रहा है बाल्मर सीरीज। क्यों जंप मार के आ रहा है, एनर्जी एमिट की। एनर्जी क्या की, एमिट की। एनर्जी जब लूज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये यही चीज़ है। अगर आप बाल्मर देखोगे, बाल्मर सीरीज देखो, ये पहला वाला हो गया, बाल्मर का देखो सेकेंड वाला। लेमैन इसलिए नहीं बता रहे, काफ़ी बारीक लग रहा है ना, छोटा, इसलिए आप बाल्मर में आ जाओ कि देखो सब सेकेंड पे आ गए। कहाँ से सेकेंड पे आए, 3rd से सेकेंड में आए, 4 से सेकेंड में, 5 से सेकेंड में, तो इस तरह आके सेकेंड में आके अटक रहा है, प्लस सेकेंड में आके ठहर रहा है। तो इस तरीके से है, यानी जो पहला वाला जो n है, n1, वो क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया या कहाँ पर जंप किया, कहाँ पर जंप किया। What is n1 in formula? According to the formula, what is n1 here? Where it jumped up. Where It jumped. it jump. From where नहीं, ठीक है ना। तो पर लिख देंगे n1 में, ये चीज याद रखना। बाकी सेकेंड मतलब वहां पर जंप कर रहा है, ठीक है। और n2 में कहा, जहां से, ठीक है ना। तो वेयर एंड फ्रॉम कर दे, 2 लिख दो यार, इजी। फ्रॉम, इतनी इजी इंग्लिश हम लोग समझ नहीं पा रहे, कभी कभी ऐसा होता है। Up. सो टू एंड फ्रॉम, समझ गए। नेक्स्ट है देखो, तो देखो जैसे कि आप देखते हो जो स्पेक्ट्रा की बात है, जैसे कि आप आयरन को हमने हीट किया, देखो तो आयरन का अगर बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो देखो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देने, कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी लूज या गेन। तो इस तरह का जो फेनोमेना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। वहाँ पर भी यही होता है कि एनर्जी गेन होती है, हीट दे रहे हैं, एनर्जी गेन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं। तो अलग देखो कलर्स भी बदलते हैं, एक टाइम पे रेड दिखेगा, फिर एक टाइम पे और उसको हीट करोगे मेटल को, ब्लू दिखने लगेगा, है ना। तो ये ऐसे ही होता है, ये स्पेक्ट्रम है। पैस्चन सीरीज, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि वेव नंबर इज इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला वही लगाएंगे। फॉर्मूला तो किसने दिया है, बोर ने दिया,
फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन ढूंढा जो स्पेक्ट्रम जो ढूंढी है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने ढूंढी है, ठीक है ना। तो पाश्चर सीरीज बताया कि 3 से नहीं 3 पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है। कहां से? 3 के ऊपर वाले में से। तो ये जितनी भी सीरीज है ये डाउनवर्ड जंपिंग के लिए है, हायर से लोअर के लिए है। जितनी भी सीरीज है ये क्या है? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। लोअर टू हायर की नहीं। वो बता रहे अभी आगे। ये जो सीरीज है हायर टू लोअर के। फिर देखो ब्रैकेट सीरीज यानी 4th पे आकर रुक रहा है, ठीक है। और फंड सीरीज, फंड सीरीज बोलेंगे, पी साइलेंस रहेगा, ये 5th में आके रुकेगा, 5th पर जंप करेगा फ्रॉम इट्स हायर ऑर्बिट्स। ये बात समझ में? तो इसको तुम याद कर सकते हो कैसे? कैसे? कुछ भी न्यूमोनिक बना लो भाई पानी भी पी लो, या पी लो भाई पानी भी पी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो पहले वाले 1 डालो N1 में, दूसरे वाले में 2, 3, 4, 5, इस तरीके से फॉर्मूला में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक के? तो ये एक ऑर्बिट्स बनाई गई हैं आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से ये काम करता है। आ गई बात समझ में या नहीं? तो बच्चे का ग्लव्स हमने ख़राब कर दिया है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था डस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, देखेंगे। व्हेन H अल्फा लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हायर टू लोअर बताया उसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे? एनर्जी एमिट कर रहे हैं ना, लूज कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन emitted during this transition, ठीक है। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। किसकी बात हो रही है? सो द लाइन विथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज इज कॉल्ड H अल्फा। जो लॉन्गेस्ट सीरीज होती है, यानी कि बाल्मर की लॉन्गेस्ट सीरीज भी ना, सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज किसकी आएगी? क्यों? तो H अल्फा को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, क्योंकि इसमें जो वेवलेंथ मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। So 1 upon alpha, that is your wave number, is equal to R 1 upon, अब बाल्मर सीरीज है तो सेकेंड वाला ना 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। कहाँ से जंप कर रहा है? वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड रेडबर्ग कांस्टेंट इज 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। When the electron jumps from the orbit with n is equal to 3, n is equal, मतलब कहाँ पर से जंप कर रहे हैं? 3 से। कहाँ पर? 2 पर। तो n1 में तो 2 डालना है, हमें लॉन्गेस्ट ये निकालनी वेवलेंथ, जो लाइन निकालनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी, तो मिनिमम तुम्हें वो लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा अपो ये इनवर्स है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी, अगर हम शॉर्टेस्ट लेंगे, फ्रीक्वेंसी हम शॉर्टेस्ट लेंगे तो लेंथ वेवलेंथ तुम्हारी लॉन्गेस्ट निकलेगी। ये आपका क्वेश्चन अच्छा था कि हमें कैसे पता चला?
तो हमें शॉर्टेस्ट जंप देखना है। हमें क्या देखना है? अब हमें 2 पर जंप करानी है। ये तो हमें मालूम पड़ गया बाल्मर सीरीज है। कहाँ पे जंप कराना है? 2 पर। तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? 3 से 2 जब 3 से जंप किया। तो हम लोग को शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए। लॉन्गेस्ट तो हम लोग को लीमेन से क्यों नहीं मिल रही है? लीमेंट से नहीं मिलेगी, हमें अल्फा पे देखना है ना। एच अल्फा दिया हुआ है, इसी को इसको बाल्मर बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं इसे। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/λ है, ठीक है ना। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड गिवन बाई दैट इज c/λ। और यहाँ से आंसर ये आ गया, 1/λ की वैल्यू क्या है, ये आई, ठीक है ना। तो 1/λ ये लिखा इंटू सी कर दिया, ये 1/λ की वैल्यू आ गई ना। ये वैल्यू किसकी आई है? 1/λ की। बेटा पढ़ा रहे हैं। हाँ चलो रुको मम्मा, 1/λ की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आ गई 1/λ की वैल्यू। ये हमने वैल्यू को रखा, आर को भी हमने छोड़ दिया, आर को वैसे रख के बाद में यूज़ कर लेंगे। 1/λ हमें निकालना है क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला c/λ डाल रहे हो, लैम्डा नहीं मालूम है तो लैम्डा के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लैम्डा के लिए ये फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ये था कि सर हमने 3 से क्यों लिया, फिर से एक बार और क्लियर कर देंगे बात को, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ से लैम्डा निकाला, मतलब दैट इज़ 1/λ निकाला। तो 1/λ यानी ये है 1/λ की जगह ये लिखा इंटू सी, क्या सी की वैल्यू हमें मालूम थी। अब बाकी वैल्यू यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट डाल के वैल्यू क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। वैल्यूज की क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वेवलेंथ अगर लॉन्गेस्ट है यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, शॉर्टेस्ट है। भाई तुम फॉर्मूला लगाओगे स्पीड ऑफ लाइट वाला, c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट का लैम्डा नीचे आएगा तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स। और यही हम लाइट के स्पेक्ट्रम में भी देखते हैं, वेव इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अगर एक तरफ में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होती है, घटती है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ इसका मतलब ये जो है ना, एच अल्फा का मतलब ही हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, एच अल्फा का। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्लीन हो रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्स थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। द ग्रेटनेस ऑफ बोर थ्योरी लाइज इन फैक्ट दैट it not only successfully explained the already known series of Lyman, Balmer and Paschen, but also predicted 2 new series in the infrared region which were later discovered by Brackett and Pfund कह लो, ऐसे फंड बोलते हैं, in 1922 and 1924। मतलब कि बोर ने तो बताया था, फॉर्मूला भी दे दिया था, और उस टाइम तक के लेमैन, बाल्मर, पैशन, ये 3 तो डिस्कवर्ड हो गई थी उसके टाइम पर, ये 3 तो डिस्कवर्ड हो गई थी स्पेक्ट्रल लाइन। बोर ने प्रेडिक्शन भी करे, 2 और है, ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन 2 और सीरीज है जो कि बाद में ब्रैकेट एंड पीफंड के नाम से जानी गई। ये पहले से, लेकिन प्रेडिक्ट किसने किया था, बोर से नहीं कर दिया। तो उसके लिए इनको एक नोबेल प्राइज 1922 में मिला था। मिला।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही डायग्राम है, एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ड्रॉप होता है हायर से लोअर में तो एनर्जी एमिट होती है, और पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी सीरीज है, लीमेंट सीरीज है भाई। 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 5 से 1 में आया। तो आप यहाँ पर अगर डायग्राम को ध्यान से समझोगे, इस डायग्राम को ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले ऑर्बिट में अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, इसको मत भूलना, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नहीं, ये तो मैक्सिमम है वो एनर्जी, क्योंकि माइनस, देखो माइनस साइन के मतलब वहां पे मैग्नीट्यूड वाइज कम मत समझो, वो डायरेक्शन वाइज या जो उसके जो साइन कन्वेक्शन होते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। जब एनर्जी कोई बाइंड करे पकड़े हुए तो उसको हम माइनस साइन में दिखाते हैं। हाँ, तो माइनस के मतलब 13.6 समझो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, पहले ऑर्बिट की। अगर दूसरे वाले ऑर्बिट में है, देखो काफी फर्क आ गया, 3.4 हो गया, अच्छा खासा फर्क आ गया, ठीक है ना। अगर थर्ड में देखेंगे तो ग्रेजुअली देखो कम होता जा रहा है, लेकिन यहां पर देखो काफी फर्क आया, फिर 1.5, फिर 0.85, 0.54, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता चलेगा। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल होंगे उसके भी, जैसे कि हमें पता है कि स्पेक्ट्रम में कुछ विजिबल होते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो अगर हम लीमेंट सीरीज की बात करें तो लीमेंट सीरीज और प्लस बाल्मेर सीरीज, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा लाइट का वो अल्ट्रावायलेट के रेंज में होगा। मतलब वो जो रेज निकलेंगी, एनर्जी जो रेडिएट, भाई बात किसकी हो रही है, बात रेडिएशन और एमिशन की हो रही है ना, गेनिंग की तो बात हो ही नहीं रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेडिएशन की, रेडिएट कर रहा है। तो यहां पे जो रेडिएशन, अब रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहां पर जो इस सीरीज में, यानी अगर 1 में आके रुक रहा है या 2 में आके रुक रहा है कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो अल्ट्रावायलेट के फॉर्म में होगी। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इज इट। ठीक इसी तरीके से अगर पैस्चन और ब्रैकेट सीरीज में देखेंगे तो यहां पर विजिबल हो जाएगी लाइट, मतलब वो जो एनर्जी दिखेगी विजिबल में दिखेगी, विजिबिलिटी रहेगी। फिर उसके आगे इंफ्रारेड, यानी कि आके 4 और 5th में रुक रहा है, 4th ऑर्बिट या 5th ऑर्बिट में आके जंप कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे जो रेज होंगी वो कौन सी होंगी, इंफ्रारेड। भाई बात समझो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी क्लैरिटी हमें मिल रही है, हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलेस को फिर से रिवाइज किया गया है, एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, कि फॉर n = 1, पहली ऑर्बिट में अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है, z तो 1 ही लिखना है, z तो 1 ही लिखना है। तो अगर लीमेंट सीरीज के लिए एनर्जी निकालनी है तो n भी क्या डाल लेंगे,
1 डाल, हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन में डायरेक्ट नाम बता दे कि बताओ बाल्मर की एनर्जी बताओ हाइड्रोजन की, तो बाल्मर हमें मालूम होना चाहिए n = 2 होना चाहिए, तो n यहाँ पे 2 डायरेक्ट डाल देंगे Okay. जो कि 3.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यार हमें अगर हम शॉर्ट में फॉर्मूला चाहिए तो सर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है हमें, हम ये फॉर्मूला रख लेते हैं ना सर कि 13.6/n² EV। भाई यहाँ पे n डालते जाओ, जिस ऑर्बिट में हमें एनर्जी पता करना है वो डालते जाओ। 1 डालना तो 130.6 आ रहा था, 2 डालोगे तो 3.4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 13.6। आगे बात समझ में? ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? वो गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हाँ ऑफकोर्स ये 5 है और ये 6 है, पक्का? आई बात समझ में? ठीक है, Round और non- N1 है या ग्राउंड या फिर नॉर्मल स्टेट कह सकते हैं, 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अगर ग्राउंड स्टेट 1 है तो, अगर ग्राउंड स्टेट 2 है तो उसके ऊपर वाले को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अगर 2 पे आके जंप कर रहा है तो 3, 4, 5 को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड बोलेंगे। अगर 3 पे आके जंप कर रहा है तो 4, 5, 6 एंड अबव को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, वो मालूम होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुल मिला के याद रखना है हमें कि किसी भी ऑर्बिट में अगर हमें एनर्जी पता करना है तो 13.6 माइनस का 13.6/n², और जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। जूल के लिए पता है आपको कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, एक देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द de-excitation of electron from state n to the first excited state, ठीक है, from n नहीं पता, to the first, कहां पर? first excited state in a hydrogen atom irradiates a metallic cathode of work function that is 2 electron volt in a photocell with a stopping potential of stopping potential, तो एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 0.55 वोल्ट। ऑब्टेन वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट n की वो कहाँ से आया है कि उसको वर्क फंक्शन इतना करना पड़ गया, कौन से ऑर्बिट से उसने जंप किया है। ठीक है ना? अच्छा, हमें पता है ना बात किसकी हो रही है, यहाँ पर थर्मल की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। हमने आपसे क्या कहा, कई तरीके से एनर्जी को रेडिएट कराया जा सकता है, थर्मल तरीका भी है, हीटिंग से भी एनर्जी रेडिएट होती है, और भी कई तरीके हैं जिसमें एक फोटो इलेक्ट्रिक भी एक तरीका है जो कि हमने पढ़ा हुआ है इन डुअल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें क्या बताती है? दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो बस क्या करना है यार, आपको वैल्यूज को पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने की, एंड दिस इज व्हाट 2.5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सर, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए? बात तो हाइड्रोजन की ही हो रही है, और हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। यहाँ पे n जो लिखना होता है वो एक्साइटेड स्टेट का लिखना होता है, कहाँ से आ रहा है।
समझिए। यहां पे सॉरी, यहां पे जो n लिखना होता है कि उस और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वहां पर उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। यहां पे n क्या लिखेंगे, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वहां पर उसकी एनर्जी कितनी है, ये n हमें लिखना होता है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो एनर्जी डिफरेंस, देखो हमें जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिट किया एमिट किया है, कोई भी स्टेट हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो कौन सी ऑर्बिट थी, लेकिन हमें यह पता है उसमें उसको निकालने के लिए हमें ये एनर्जी खर्चा करनी पड़ी, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। यानी कि -3.4 -2.5 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आया इसका मतलब, एक तो ये एनर्जी हमें लगानी पड़ी और पहले से एनर्जी उस पर कितनी थी 3.4। देख लो फिर से, ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेट इनटू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटॉम। पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, क्या पहली ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 एक्साइटेड स्टेट हो सकती है? व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? पहली एक्साइटेड स्टेट किसे कहेंगे? 2 को कहेंगे पहली एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट को तो कह ही नहीं सकते। देखो 1 2 3 4 5 6 डैश 1 को तो कह ही नहीं सकते, 1 के आगे कुछ है ही नहीं, जंप करके ज्यादा लोग 1 पर आएंगे। तो फिर पहली एक्साइटेड स्टेट होगी वो कम से कम 2 होगी, n इज इक्वल टू 2, मतलब इधर से इधर। अगर पहली की बात करें तो पहली एक्साइटेड स्टेट ये हो गई। 1 के लिए दूसरी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 3 होगी, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू 2, जो n इज इक्वल टू 2 है ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी कि जो तुमने फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, वो पहुंचा कहां पर, पहली एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, यानी n इज इक्वल टू 2 में पहुंच गया। कहां से पहुंचा नहीं मालूम, ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, n इज इक्वल टू 2 में चला गया। n तो निकालना है हम लोग, कहां से आया, वही तो निकालना है। हाँ वही निकालना है। तो 2 मालूम है हमें, फ्रॉम हमें नहीं मालूम था। तो भाई इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वहां से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन में, -3.4 इतनी होती है, हमें मालूम है ना भाई, फॉर्मूला लगा लेना 13.4 13 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, वो 3.4 आ जाएगा अगर याद नहीं है तो। माइनस और एनर्जी जो भी लेंगे माइनस में ही लेंगे, ये तो डिफरेंस करने वाला माइनस है, डिफरेंस पता करने वाला माइनस है, ये माइनस बिकॉज एनर्जी जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना। तो माइनस दिस माइनस दिस, तो ओवरऑल ये आ गया -0.85। अब समझ में आ गया होगा कि -0.85 कहाँ होता है। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ पर होती है, 4 में होती है। तो नहीं यकीन आ रहा है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला डाल के, चेंज इन एनर्जी था, चेंज एनर्जी तुम्हें मालूम है कितनी है, कितनी चेंज इन एनर्जी है, वो माइनस के 0.85, ठीक है। यहाँ पे -13.6, एन इसका माइनस माइनस गया, एन स्क्वायर इधर लाना, इसको इधर लाना, अंडर रूट मार के आंसर निकाल लेना, 4 आ जाएगा आंसर फाइनली, ठीक है। आगे बात समझ में,
तो कॉन्सेप्ट क्या था, इस क्वेश्चन को हम दोबारा मतलब समझाए दे रहे हैं आपको। समझ नहीं बहुत अच्छा से। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट कराया, मतलब एनर्जी को, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एमिट कराया। तो जितनी एनर्जी एमिट होगी तो वही वो जंप करके जब नीचे जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी। तो वो जंप करके जो नीचे जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना। कौन से स्टेज में जा रहा है? सेकेंड वाले में। क्यों सेकेंड में? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही, पहली एक्साइटेड स्टेट होती है 2, यहाँ जा रहा है। तो जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, चेंज इन एनर्जी, वहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला डालकर, भाई ये फॉर्मूला किसके लिए था? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर, इस चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है। तो चेंज इन एनर्जी कैसे निकाली हमने? यहाँ से निकाली कि कितना हमें एनर्जी लगी उस इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, और थी कितनी, सेकेंड वाले में इतनी थी और इतनी लगी, उसका जो डिफरेंस था वो एनर्जी निकाली, वो यहाँ पर डाल के n की वैल्यू निकाल लिया हमने। करेक्ट। नेक्स्ट, calculate the de Broglie wavelength of the electron orbiting in the n is equal to 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है? सेकेंड वाले ऑर्बिट में। स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। हमें पता है क्या कि सेकेंड वाले में एनर्जी कितनी होती है? अगर इन जूल की बात करें, जूल में है अगर, तो यार उसको 3.4 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई इससे कर देना तो जूल में आ जाएगा। खैर, ये तो हो गए एनर्जी इन सेकेंड स्टेट। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन, अगर एनर्जी के टर्म मिले, कई फॉर्मूलेस थे लैम्डा के है ना, पिछली बार सिखाया था डुअल नेचर में, जिसमें से अगर एनर्जी से हम एनर्जी के फॉर्म मिलेंगे अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट, ये जो एनर्जी है इसको आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट डालना, 2 जगह 2m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी आई थी, और आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से किस तरह देखो अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे और बाद में इंटरलिंक कर दिया गया है। नेक्स्ट, लिमिटेशन थी सच में, बोर थ्योरी की भी लिमिटेशंस है। क्यों मिस वालिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी की? बोलिए, क्या होता है प्रतिक्रिया क्या होता है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन और रिएक्शन ऑन बोर थ्योरी? आपके भी अपने कुछ पोस्टुलेट हैं क्या? बोलिए। सो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। एंड फेल्स in the case of atom with 2 or more electron. Correct? It does not explain why only circular orbit should be chosen, why not elliptical orbit? क्या सर्कुलर ऑर्बिट होती है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। आप इलेक्ट्रॉन्स का ही देखोगे पाथ, उसके एनिमेशन में देखो इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आर ऑल्सो पॉसिबल, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर का ही बताया। एंगुलर मोमेंटम देखो, mvr
सर्कुलर के लिए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तो ये दिक्कत थी। एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, सो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन बोर थ्योरी। ये हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास यानी मास के पास वेव प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है ना, तो वो बोर थ्योरी में पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हो पा रही थी। बोर थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन एंड बोर थ्योरी प्रेडिक्ट्स ओनली फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लाइन। इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि कोई एटम्स या कोई मैटर है वो ज़्यादा क्यों चमक रहा है या कम क्यों चमक रहा है, अगर एमिट हो रही रेडिएशन हो रहा है। इतनी मेटल को आप गर्म करो, कोई ज़्यादा चमक रहा है मेटल, कोई कम चमक रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रीमैन इफेक्ट, और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ही ये बताया कि स्पेक्ट्रल लाइन जो निकल रही हैं उनका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ भी रिलेशन डेवलप नहीं किया, जबकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है। कहीं पर ही पूरे इसमें देखो स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड नहीं आया है, जबकि जो वेव्स होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनकर तैयार होगी कोई भी स्पेक्ट्रम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो ये धीरे धीरे इनके बाद यानी कि 1920 के बाद से और भी धीरे धीरे साइंटिस्ट हुए, वो डेवलपमेंट बढ़ता चला गया, धीरे 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 चीज़ें डेवलप हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम? द एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो, अभी तक हम बात किसकी कर रहे थे? ऊपर से नीचे। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? ऊपर से नीचे। अब हमारे एक्साइटिंग स्टेट पर द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द excited state called excitation energy of an atom. So first excitation energy of hydrogen, that is, अब देखो यहाँ पे E2 माइनस E1 करेंगे, E2 पहले लिखेंगे माइनस E1 करेंगे। ये कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 13.6 माइनस 3.4, तो कितना हो जाएगा? 10.2। करेक्ट है। E3 माइनस E1, 1 से 3 में गया, ठीक है ना। E1 कितना है? 13.6 माइनस E3 कितना है? 0.85 कुछ ना, ऐसी कुछ है ना। कितना है देखो जरा, थर्ड वाले में कितनी एनर्जी थी? 13.4, 13.6, 1.51। तो कितना आ जाएगा? 12.01, ठीक है ना। तो ये क्या है? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पहले से तीसरे में जाएगा तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पहले से दूसरे में जाएगा तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब एमिट की कहानी नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, बिल्कुल ही बाहर भगा दो इलेक्ट्रॉन को, बाहर भगा दो। सो दैट इज
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एंड व्हाट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट? इन्फिनिटी, बाहर भगा दिया, उसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज E infinite माइनस E1 एंड दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको देखो, एनर्जी जैसे जैसे आप ऑर्बिट ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो इन्फिनाइट में क्या मान लिया जाएगा? ज़ीरो। इन्फिनाइट में क्या एनर्जी मानी जाएगी? ज़ीरो। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये दो टर्म याद रख लो। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था। इसके आगे कुछ सिलेबस में है तो देख लो, अगर कुछ और है तो वही पढ़ा देंगे। क्वांटम नंबर बता तो दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रा देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये और ये जो बताया था यहाँ पे इसके नंबर बदल लेना, ठीक है ना। तो ये मेन जो टॉपिक था वो यही दो टॉपिक्स है, एनर्जी लेवल और जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम था, ठीक है।